नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब चैनल पर और आज प्रस्तुत कर रही हूं श्री संजीव जायसवाल संजय द्वारा लिखित एक कहानी धमाका सिंह की मूछें। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई उनकी यह रोचक कहानी हिंदी अकादमी दिल्ली की मासिक पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती के अप्रैल 2025 अंक में प्रकाशित हुई थी। तो प्रस्तुत करती हूँ धमाका सिंह की मूछें। झुल्लन उस्ताद ने सैलून का शटर खोला। उनका चेला गप्पू फटाफट सफाई करने में जुट गया। अखबार वाला शटर के नीचे से अखबार डाल गया था। झुल्लन उस्ताद देश विदेश की खबरों पर नजरें दौड़ाने लगे। झुल्लन उस्ताद का मानना था कि हेयर कटिंग के बिजनेस में वही नाई सफल हो सकता है जिसे बाल काटने के साथ साथ बात काटने की कला भी आती हो। कैंची और जुबान एक साथ चलनी चाहिए ताकि कुर्सी पर कफन जैसा सफ़ेद कपड़ा पहनकर बैठा ग्राहक ऊबने न पाए। शहर की कौन सी लड़की किस लड़के के साथ भाग गई है, फलाने की कुंवारी लड़की नर्सिंग होम में भर्ती क्यों हुई थी और दीपिका पादुकोण के हस्बैंड ने न्यूड फोटो सेशन क्यों करवाया था। ये सारी बातें झुल्लन उस्ताद को यूं मालूम होती जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। सफाई पूरी होते ही गप्पू ने आवाज़ मारी तो झुल्लन उस्ताद दुकान के भीतर घुसे। सामने वाली दीवार पर आर पार बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उसके बीचों बीच झुल्लन उस्ताद ने राम कृष्ण की तस्वीर के साथ साथ ईसा मसीह और काबा की तस्वीर भी लगा रखी थी। सभी धर्म के ग्राहक उनके सैलून में आते थे, अतः सर्वधर्म का पालन करना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अगरबत्ती सुलगाई ही थी कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह आ धमका। बोहनी से पहले ही मरदूद ने अपना मरघटी चेहरा दिखा दिया। अब आज का दिन कटना मुश्किल हो जाएगा। झुल्लन उस्ताद मन ही मन झल्लाए, किंतु प्रकटतः खीसे निपोड़ते हुए बोले, हुजूर आज इतनी सुबह सुबह जहमत उठाई, सब खैरियत तो है? पुलिस की नौकरी में खैरियत कहाँ? सवेरे सवेरे एक बड़े हाकिम पधार रहे हैं, उनकी खिदमत बजाने जाना है। तुम बस फटाफट हजामत बना दो। धमाका सिंह ने हुक्म जड़ा। फटाफट की बात सुन झुल्लन उस्ताद ने राहत की सांस ली, वरना यह धमाका सिंह हर तीसरे चौथे दिन आ धमकता था। हजामत के साथ साथ मालिश, कटिंग और हेयर डाई भी करवाता। पूरे 2 घंटे बर्बाद कर देता और मेहनताने के नाम पर इतनी मेहरबानी करता कि झुल्लन उस्ताद को गरी आता नहीं, वरना धमाका सिंह की जोरदार गालियों की धमक पूरे शहर में थी। हजामत करवाने के बाद धमाका सिंह ने चेहरे पर भरपूर क्रीम मलवाई। अपनी लंबी गर्राबी मूंछों पर हाथ फेरते हुए शीशे में अलग अलग कोण से झांका, फिर अचानक ही चीख पड़ा, ओ पकड़ा साले को। क्या हुआ हुजूर? झुल्लन उस्ताद का स्वर अनहोनी की आशंका से कांप उठा। धमाका सिंह की नजरों से बड़े बड़े चोर डाकू नहीं बच पाते और ये साला हरामखोर हमसे छिपना चाहता है। धमाका सिंह गुर्राए। कौन है हुजूर? वो देखो, मूंछों में एक सफेद बाल छिपा हुआ है। उठाओ कैंची और काट दो गर्दन साले की। धमाका सिंह ने अपनी लंबी मूंछों को एक कोने से पकड़ते हुए इशारा किया। झुल्लन उस्ताद की इच्छा तो हुई कि कैंची उठाकर धमाका सिंह की गर्दन ही काट डाले, किंतु इस जन्म में इस इच्छा की पूर्ति संभव न थी, अतः सफ़ेद बाल को मृत्युदंड देकर ही संतोष करना पड़ा। जरा देखो, कोई और घुसपैठिया छिपकर तो नहीं बैठा है? धमाका सिंह ने हुक्म दिया। धमाका सिंह की जिन मूंछों को देखकर पूरा शहर थर्राता था, वे मूंछें झुल्लन उस्ताद के कब्जे में आ गई थी। उन्होंने जानबूझकर उन्हें खूब घुमा फिराकर ऊपर नीचे करके जांचा परखा, लेकिन दूसरा सफ़ेद बाल नजर नहीं आया। ठीक है, चलो अब जरा रगड़कर मालिश कर दो। धमाका सिंह अपनी कमीज उतारते हुए मुस्कुराए। लेकिन हुजूर, आपको तो किसी बड़े अफसर के पास जाना है। झुल्लन उस्ताद ने याद दिलाने की कोशिश की। वह ससुरा बड़ा होगा तो अपने घर में होगा। धमाका सिंह के थाने में आकर अच्छे अच्छे छोटे हो जाते हैं। तुम आराम से मालिश करो, उस ससुरे से तो मैं निपट लूँगा। धमाका सिंह ने
आराम से अपनी टांगें पसार दीं। झुल्लन उस्ताद समझ गए कि अब जान नहीं छूटेगी, पूरी बेगार करनी पड़ेगी। अभी बोहनी भी नहीं हुई थी और ये मुफ्तखोर आ डटा था, बचने का कोई उपाय भी न था। धमाका सिंह ने पूरे 1 घंटे सेवा करवाई। इस बीच कई ग्राहक आए, लेकिन धमाका सिंह की शक्ल देख बाहर से ही लौट गए। धमाका सिंह ने इस बीच गप्पू से 2 बार पान भी मंगवाया। पान लाने में तो गप्पू को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन पान चबाकर धमाका सिंह जब पिच पिच कर दुकान में थूकता तो उसका खून खौल जाता, क्योंकि बाद में यह गंदगी उसे ही साफ करनी पड़ती थी। इसलिए वह उनसे बहुत खार खाता था। कमीज पहनकर धमाका सिंह जब जाने लगे तो झुल्लन उस्ताद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो तो एक अर्ज करना चाहता हूँ। कहो। हुजूर, अभी गरीब की बोहनी नहीं हुई है। तो? धमाका सिंह ने आंखें तरेरी। तो माई बाप अगर बोहनी के नाम पर कुछ दे देते तो मेहरबानी होती। झुल्लन उस्ताद थूक निकलते हुए रिरियाए। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें पैसे दूं? हुजूर, पैसे नहीं, बस बोहनी, वह भी थोड़ी सी। अबे चुप! धमाका सिंह झुल्लन उस्ताद का गिरेबान थाम नट्टी फाड़कर चीख पड़ा। आज तक किसी ने धमाका सिंह से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। तू पहला शख्स है जिसने यह गुनाह किया है। इसकी सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा साले। इस बीच कुछ ग्राहक वहां आ गए थे। उनके सामने झुल्लन उस्ताद की इज्जत धुल गई थी, अतः उनका खून खोल उठा था, किंतु सब्र से काम लेते हुए शांत स्वर में बोले, मैंने कौन सा जुर्म किया है जो आप जेल भेज देंगे? इस शहर का हर जुर्म होने से पहले मुझसे इजाज़त मांगता है और तू मुझसे जुर्म का नाम पूछ रहा है। सारे के सारे जुर्म और धाराएं मुझे जुबानी याद हैं, किसी में भी लाद दूंगा। धमाका सिंह की आंखें लाल अंगारा हो उठी। लेकिन मैंने तो कोई जुर्म किया नहीं है, झुल्लन उस्ताद गिड़गिड़ाए। साले, दाई से पेट छुपाता है। धमाका सिंह ने झुल्लन उस्ताद को भरपूर 2 हत्थड़ जड़ दिया। वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। धमाका सिंह सबके सामने उन्हें भरपूर सबक सिखाना चाहता था, ताकि दोबारा कोई उससे पैसे मांगने का दुस्साहस न कर सके। उसने उन्हें दबोचकर उठाया और गुर्राते हुए बोला, ये बता, तू लटूरी सिंह को पहचानता है कि नहीं? खूंखार अफरादी लटूरी सिंह से पूरा शहर थर्राता था। झुल्लन उस्ताद ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, उसे तो शहर में सभी पहचानते हैं, इस नाते मैं भी पहचानता हूँ। तो तू ये भी जानता होगा कि सरकार ने उसका पता बताने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी है। हाँ सरकार, अखबार में पढ़ा था। तो ये भी जानता होगा कि अपराधी का पता छुपाना भी अपराध होता है। हाँ सरकार। झुल्लन उस्ताद ने थूक निगलते हुए हामी भरी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि धमाका सिंह उनसे यह सब क्यों पूछ रहा है। सब कुछ जानते हुए भी तूने लटूरी सिंह का पता क्यों छिपाया? धमाका सिंह बम की माफिक धमक उठा। हुजूर, विश्वास कीजिए, मुझे उसका पता नहीं मालूम। झुल्लन उस्ताद रो पड़े। वे समझ गए थे कि धमाका सिंह उन्हें लटूरी सिंह का साथी घोषित कर अंदर कर देना चाहता है। झूठ मत बोल। धमाका सिंह दहाड़ उठा। 3 दिन पहले रात में लटूरी सिंह तेरे पास बाल कटवाने आया था कि नहीं? झुल्लन उस्ताद का कलेजा मुंह को आ गया। लटूरी सिंह तो खुलेआम शहर में घूमता था। उसे पकड़ने या उसके बारे में खबर देने का मतलब अपनी मौत को दावत देना था। आम नागरिक से लेकर पुलिस वाले तक उससे खौफ खाते थे। फिर मामूली नाई के क्या बिसात। उसका मौन देख धमाका सिंह का क्रोध भड़क उठा। वह उन्हें एक और 2 हत्थड़ जड़ने जा रहा था कि तभी भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि लटूरी सिंह इनकी दुकान पर आया था? धमाका सिंह की इजाज़त के बिना इस शहर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किस गली में कौन सा गुल खिल रहा है, इसकी पूरी खबर मुझे होती है। मेरे हवलदार ने अपनी आंखों से लटूरी सिंह को इसकी दुकान में बाल कटवाते देखा था।
धमाका सिंह ने अपनी फहराती हुई मूंछों पर ताव फेरते हुए राज खोला। तो फिर उस हवलदार ने लटूरी सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपको झुल्लन उस्ताद के बजाय अपने नकारे हवलदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। तू कौन होता है पुलिस के काम में टांग अड़ाने वाला? धमाका सिंह तमक उठा। मैं एक पत्रकार हूँ। वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। धमाका सिंह ने उसे घूर कर देखा। ढीली ढाली पतलून पर उस व्यक्ति ने लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। चेहरे पर उलझी हुई सी दाढ़ी और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा उसके व्यक्तित्व को एक गंभीरता प्रदान कर रहे थे। उसके कंधे पर टंगा खादी का झोला, जेब में खुसा पुराना पेन और हाथ में थमी मोटी सी पुरानी डायरी चीख चीख कर उसके पत्रकार होने की गवाही दे रहे थे। अपने बीच एक पत्रकार को पा भीड़ में भी सुगबुगाहट होने लगी। धमाका सिंह समझ गया कि अब जोर जबरदस्ती से मामला उलट सकता है। अगर इस पत्रकार ने पूरी कहानी अखबार में छाप दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अतः फिलहाल खिसक लेने में ही भलाई है। उसके जाने के बाद पत्रकार ने झुल्लन उस्ताद को समझाया, धमाका सिंह चोट खाया हुआ नाग है, कभी भी पलटकर वार कर सकता है, इसलिए कुछ दिनों तक संभल कर रहिएगा। झुल्लन उस्ताद चिंता में पड़ गए। एक बार सोचा कि दुकान को बंद कर दें, किंतु यह समस्या का हल न था, क्योंकि धमाका सिंह अगर चाहेगा तो उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना। धक्का मुक्की में उनकी कमीज फट गई थी। अतः गप्पू को दुकान सौंप कमीज बदलने वे घर की ओर चल पड़े। उधर धमाका सिंह उजड़े दयार की तरह थाने में पहुंचा। उसका लटका हुआ चेहरा देख मुंह लगे हवलदार ज्वाला सिंह ने पूछा, सर, आज कुछ परेशान से दिखाई पड़ रहे हैं, सब खैरियत तो है? जवाब में धमाका सिंह ने पूरा किस्सा बयान कर दिया, जिसे सुन ज्वाला सिंह ज्वालामुखी की भांति फड़क उठा। ये आपकी नहीं बल्कि पूरे पुलिस महकमे की तौहीन है। आज एक नाई ने पैसे मांगे हैं, कल हलवाई मांगेगा और परसों रिक्शे ठेले वाले भी मांगने लगेंगे। इस तरह तो हम सबका जीना ही हराम हो जाएगा। उस झुल्लनवा को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए था कि उसके 7 पुश्तें तक किसी पुलिस वाले से पैसा मांगने की हिम्मत न जुटा सकें। लेकिन वह पत्रकार, वह ससुरा दिन भर वहाँ थोड़े बैठा रहेगा। अब तक कोई और खबर तलाशने वहाँ से जा चुका होगा। आप इजाज़त दें तो अभी झुल्लनवा को पकड़ लाते हैं। कोई भी धारा लगा देंगे, पुराना कट्टा, गांजा, चरस, कुछ भी बरामद करा देंगे साले के पास से। ज्वाला सिंह ने समझाया। बात धमाका सिंह की समझ में आ गई। उन्होंने इजाज़त दे दी। ज्वाला सिंह 5 सिपाहियों की पलटन लेकर झुल्लन उस्ताद की दुकान पर जा पहुंचा। उस समय दुकान पर गप्पू अकेला बैठा था। पुलिस की जीप देख पहले तो वो सकपकाया, फिर उसने परिस्थितियों का सामना करने का निश्चय किया। ए छोकरे, झुल्लन कहाँ है? ज्वाला सिंह ने एक कुर्सी पर डंडा चटकाते हुए प्रश्न किया। मंत्री जी के बाल काटने गए हैं, गप्पू ने बताया। मंत्री जी के बाल? ज्वाला सिंह सतर्क हो उठा। जी हाँ, मंत्री जी हमेशा उस्ताद की ही सेवाएं लेते हैं और उस्ताद भी उन्हें अपनी सेवाओं के साथ साथ पूरे शहर की खबरें मुफ्त में देते हैं। अगर कोई काम हो तो बताओ। गप्पू ने भरपूर आत्मविश्वास के साथ बताया। जिस आदमी की सीधे मंत्री जी तक पहुंच हो, उसे हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। ज्वाला सिंह के दिमाग में घंटियां बजने लगीं। वह बिना ज़्यादा चूं चपड़ किए वहां से लौट पड़ा। थाने पहुंचकर बोला, हुजूर, झुल्लन की पहुंच ऊपर तक है। वह इस समय मंत्री जी के बाल काटने गया है। ऐसे आदमी को हाथ लगाना ठीक नहीं होगा। गधे हो तुम! धमाका सिंह बुक्का फाड़कर चीख पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। अप्रत्याशित वार से ज्वाला सिंह अचकचा उठा। अगर समझता ही होता तो आज तक हवलदार क्यों होता? मेरी तरह थानेदार न हो जाता। धमाका सिंह घंटा घर के घंटे की तरह घनघनाया, फिर बोला, पूरा शहर जानता है कि मंत्री जी सफाचट गंजे हैं। उनकी रेगिस्तानी खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है, फिर वे भला बाल कैसे कटवाएंगे? ज्वाला सिंह ने माथा पीट लिया। वह भी जानता था कि मंत्री जी गंजे हैं, किंतु मौके पर यह बात सूझी ही नहीं। गप्पू ने उसे मूर्ख बना दिया। उसकी खोपड़ी का फ्यूज उड़ गया। वह दंदनाता हुआ दोबारा झुल्लन उस्ताद की दुकान की ओर चल दिया।
इस बीच झुल्लन उस्ताद का पूरा किस्सा सुन आगे की योजना बना चुके थे। थोड़ी देर पहले तू कहाँ गया था? ज्वाला सिंह ने दुकान पर पहुंचते ही प्रश्न दागा। मंत्री जी के बंगले पर, झुल्लन उस्ताद ने शांत स्वर में बताया। मंत्री जी के बाल काटने गए होंगे? ज्वाला सिंह ने एक एक शब्द को चबाते हुए पूछा। आप भी दीवान जी अच्छा मजाक करते हैं। पूरा शहर जानता है कि मंत्री जी की चांद चांद की तरह साफ है, उनके बाल कोई कैसे काट सकता है? गप्पू हंस पड़ा। तूने ही तो बताया था कि उस्ताद मंत्री जी के बंगले पर गए हैं और मंत्री जी हमेशा उन्हीं की सेवाएं लेते हैं। ज्वाला सिंह डपटते हुए बोला। मैंने तो बताया था कि उस्ताद मंत्री जी की हजामत यानी दाढ़ी बनाने गए हैं, और आप जाने क्या समझे? गप्पू ने सफाई दी। क्या तू सच कह रहा है? ज्वाला सिंह ने हैरत से अपनी आंखें मिचमिचाई। इसमें सच क्या और झूठ क्या? मैंने मंत्री जी की हजामत बनाई है, कोई गर्दन नहीं काटी जो आप इतना हड़का रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए, अगली बार मंत्री जी बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा, साफ बता दूंगा हवलदार ज्वाला सिंह जी ने मना किया है। झुल्लन उस्ताद ने मौका देख ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र के वार से भला कभी कोई बच पाया है? ज्वाला सिंह की ज्वाला शांत हो गई। वह हड़बड़ाते हुए बोला, झुल्लन भाई आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। जी भरकर पूछ लीजिए, अगर अभी यकीन न हुआ हो तो चलिए बंगले पर, मंत्री जी से भी पूछवा देता हूँ। झुल्लन उस्ताद ने दोस्ताना अंदाज में ज्वाला सिंह का हाथ पकड़ते हुए कहा। अब तो ज्वाला सिंह की हालत पतली हो गई। वह बहुत मुश्किलों से हाथ छुड़ाकर वहां से खिसक पाया। पूरी बात सुन धमाका सिंह के भी देवता कूच कर गए। उन्हें लगा कि आज बयाना गलत हो गया है। उस रात उसे नींद नहीं आई। एक मामूली नाई से मिली शिकस्त को वह पचा नहीं पा रहा था। पूरी रात करवटें बदलते बीती। सुबह जब वह उठा तो उसके शैतानी दिमाग में एक योजना कौंध पड़ी। तैयार हो वह झुल्लन उस्ताद की दुकान पर जा पहुंचा। अपने कल के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए बोला, पता नहीं कल मुझ पर कौन सा भूत सवार हो गया था जो पुराने संबंधों को भूल मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। झुल्लन उस्ताद की सारी इंद्रियां जागृत हो गईं। धमाका सिंह से शराफत की उम्मीद तो सपने में भी नहीं की जा सकती थी। सांप से बचने के लिए उसकी चाल भांपना ज़रूरी होता है। अतः वह भी अपने स्वर में मिश्री घोलते हुए बोले, हुजूर माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। आप मालिक हैं और आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। बैठिए, हजामत बना दूं। धमाका सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, झुल्लन भाई मालिक और सेवक का जमाना गया। हम और तुम दोस्त हैं। अगर हमारी दोस्ती सलामत रहे तो हम दोनों मालामाल हो सकते हैं। वह कैसे? हम लोग चोर उचक्कों से काफ़ी सामान बरामद करते हैं। सारा का सारा माल सरकारी खजाने में जमा करने का रिवाज नहीं है। मैं उसमें से थोड़ा सा सामान तुम्हारी दुकान पर रख जाया करूँगा। यहाँ तो दिन भर हर किस्म के ग्राहक आते रहते हैं, तुम उन्हें बेच लेना, पैसा आधा आधा। बोलो है मंजूर? धमाका सिंह ने प्रस्ताव रखा। अब आपको इनकार करने की मेरी हिम्मत कहाँ। हलक तक उछल आई गाली को दबाते हुए झुल्लन उस्ताद ने सहमति प्रकट की। तो फिर ये विदेशी पिस्तौल रख लो, आज रात में ही बरामद हुई है। धमाका सिंह ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर झुल्लन उस्ताद को थमा दिया। झुल्लन उस्ताद ने रिवॉल्वर को ड्रॉयर के भीतर रख दिया। धमाका सिंह ने 1 घंटे तक अपनी सेवा करवाई, फिर मूंछों पर ताव देता हुआ वहां से चला गया। उस्ताद, मुझे दाल में कुछ काला मालूम पड़ रहा है। उसके जाते ही गप्पू फुसफुसाया, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, फटाफट इस रिवॉल्वर को कहीं छुपा आ। झुल्लन उस्ताद ने रिवॉल्वर को एक अखबार में लपेटते हुए गप्पू की ओर बढ़ाया। रिवॉल्वर ले गप्पू फौरन वहां से खिसक लिया। मुश्किल से 3-4 मिनट बीते होंगे कि ज्वाला सिंह वहां आ धमका और साधिकार बोला, मुझे तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। ऐसी क्या बात हो गई सरकार? झुल्लन उस्ताद ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। खबर मिली है कि तू विदेशी हथियारों की तस्करी करता है, तेरा ISI से संबंध है। ज्वाला सिंह धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। सरकार, किसी ने आपको गलत खबर दी है। मेरी दुकान पर हथियार तो हैं, लेकिन सबके सब देशी हैं।
चल दिखा। झुल्लन उस्ताद ने ड्रॉअर खोलकर ढेर सारी कैंचियाँ और उस्तरे निकाल कर ज्वाला सिंह के सामने ढेर कर दिए। ये क्या है? ज्वाला सिंह भड़क उठा। एक नाई के हथियार, देख लीजिए, सबके सब पूर्ण स्वदेशी हैं, क्योंकि मुझे सरकार की मेड इन इंडिया योजना में गहरी आस्था है। झुल्लन उस्ताद ने हाथ जोड़कर कहा। तू अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद समझता है, आज तेरी सारी उस्तादी धरी रह जाएगी। ज्वाला सिंह जबड़े भींचकर गुर्राया और अपने साथ आए सिपाहियों को तलाशी लेने का इशारा किया। दुकान में लगे स्पीकर पर उस समय मन्ना डे का गाना लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे बज रहा था। गाने के बोल सुन ज्वाला सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वह अपने मोटे होठों को कानों तक चीरते हुए बोला, झुल्लन उस्ताद, ये गाना बहुत मौके से बज रहा है। हुजूर, इस मौके के लिए मेरे पास इससे बढ़िया चीज़ें मौजूद हैं, लीजिए सुनिए। कहते कहते झुल्लन उस्ताद ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाल कर स्पीकर में लगाया और बहुत इत्मीनान से उसका बटन दबा दिया। स्पीकर पर गूंज रही आवाज़ को सुनते ही ज्वाला सिंह के ऊपर बिजली गिर पड़ी। थोड़ी देर पहले धमाका सिंह और झुल्लन उस्ताद के बीच हुई पूरी की पूरी वार्ता उसमें रिकॉर्ड थी। ये पेन ड्राइव मुझे दे दो। ज्वाला सिंह ने झपटते हुए पेन ड्राइव निकाल लिया। हाँ हाँ, इसे आराम से रख लीजिए, धमाका सिंह जी जब इसे सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। वैसे मैंने इस गुफ्तगू की मतलब भर की कापियाँ तैयार करवा ली हैं, कहिए तो पुलिस के बड़े हुक्मरानों को भी भिजवा दूँ, वे लोग भी इसका आनंद ले लें। झुल्लन उस्ताद खुलकर मुस्कुराए। बाकी की रिकॉर्डिंग कहाँ है? ज्वाला सिंह ने कांपते स्वर में पूछा। मेरा चेला सुरक्षित जगह पर रखने गया है ताकि वक्त ज़रूरत पर काम आ सके, झुल्लन उस्ताद ने अपने सीने में हवा भरते हुए बताया। अब तो ज्वाला सिंह के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसने हथियार डालते हुए कहा, देखो झुल्लन, तुम समझदार आदमी हो, पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं होता है। तुम हमसे समझौता कर लो, सारी रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पुलिस कभी तुम्हारे करीब नहीं फटकेगी। ये रिकॉर्डिंग तो मेरी सुरक्षा की गारंटी है, इन्हें मैं कैसे दे सकता हूँ? हाँ, इतना वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे तंग नहीं करेंगे तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूँगा, झुल्लन उस्ताद ने फैसला सुनाया। ज्वाला सिंह ने काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन झुल्लन उस्ताद टस से मस न हुए। थाने लौटकर उसने जब धमाका सिंह को पूरा किस्सा सुनाया तो वह दांत भींचते हुए दहाड़ उठा। ज्वाला, तुम जिंदगी भर गधे के गधे रहोगे, कभी सुधर नहीं सकते। मैं कुछ समझा नहीं। अप्रत्याशित हमले से ज्वाला सिंह अचकचा उठा। अगर समझते होते तो हवलदार नहीं बल्कि आज मेरी तरह थानेदार होते। धमाका सिंह ने अपना पुराना जुमला दोहराया, फिर पूछा, मेरे वहाँ से निकलने के कितनी देर बाद छापा मारा था? मुश्किल से 2-3 मिनट बाद। तो सोच, इतनी देर में रिकॉर्डिंग की दूसरी कापियाँ कैसे बन सकती हैं? झुल्लन ने क्या कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल रखा है जो दनादन कापियाँ बन जाएंगी? इसका मतलब? ज्वाला सिंह अपने सूख रहे हलक पर हाथ फेरते हुए घिघियाए। इसका मतलब उसके पास केवल एक पेन ड्राइव था जिसे तुम ले आए हो। अब उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उस ससुरे ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया। मैं अभी जाकर रिवॉल्वर बरामद करता हूँ, फिर लॉकअप में बंद कर ससुरे के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ज्वाला सिंह की ज्वाला एक बार फिर भभक उठी। ज्वाला सिंह, तुम एक नंबर के गधे हो, धमाका सिंह ने जोर से डपटा। अब क्या हुआ? ज्वाला सिंह रुआंसा हो उठा। आज सवेरे से धमाका सिंह कई बार उसे गधा कह चुके थे। झुल्लनवा बहुत चालू चीज है, अब तक रिवॉल्वर उसने वहां से हटा दी होगी। रिवॉल्वर की रकम अब डूबी हुई है समझो। तब थोड़ा धीरज रखो, मामले को जरा शांत हो जाने दो, फिर ऐसा दांव मारेंगे कि ससुरे को नानी याद आ जाएगी, धमाका सिंह ने समझाया। 2 दिन शांति से गुजर गए, लेकिन झुल्लन उस्ताद सतर्क थे। तीसरी रात शहर के सबसे बड़े सर्राफ के यहाँ डाका पड़ गया। डकैत करोड़ों के जेवरात लूट ले गए थे। पूरे शहर में हंगामा मच गया। सर्राफ की पहुंच ऊपर तक थी। मामले की जांच करने खुद डीआईजी साहब कोतवाली पहुंचे। उन्होंने धमाका सिंह को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर शाम तक डकैत नहीं पकड़े गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। धमकी की धमक से धमाका सिंह हिल गया। उसने अपने मुखबिर दौड़ाए
जानकारियां एकत्र की और सूरज डूबने से पहले झुल्लन उस्ताद को डकैती के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लूटे गए सामान में से एक पतली जंजीर और 2 अंगूठियां भी उनकी दुकान से बरामद हो गई थी। बाकी का सामान कहाँ है, जल्दी बताओ, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। डीआईजी साहब ने लॉकअप में बंद झुल्लन उस्ताद से कड़कते हुए पूछा। हुजूर, अगर जान सलामती का वादा करें तो सब कुछ बता सकता हूँ। झुल्लन उस्ताद ने हाथ जोड़ विनती की। अगर पूरा माल बरामद करवा दोगे तो तुम्हें सरकारी गवाह बना लिया जाएगा। डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया। सरकार, आधा माल धमाका सिंह जी के पास है और बाकी का आधा अब तक इधर उधर हो गया होगा, झुल्लन उस्ताद ने बताया। क्या बकता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। धमाका सिंह झुल्लन उस्ताद की गर्दन दबोच कर दहाड़ उठा। डीआईजी साहब, आपने मेरी जान सलामती का वादा किया है, तभी मैंने सच्चाई बताई है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो इनके घर की तलाशी करवा लीजिए, सच झूठ का फैसला तुरंत हो जाएगा, झुल्लन उस्ताद छटपटाते हुए बोले। बात में दम था। डीआईजी साहब ने धमाका सिंह की ओर देखा तो वह हड़बड़ा उठा। सर, यह आदमी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, यह बहुत बड़ा मक्कार है, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। धमाका, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर मैंने तुम्हारे घर की तलाशी नहीं करवाई तो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर रहा हूँ, डीआईजी साहब ने पूर्ण गंभीरता के साथ समझाया। फिर बोले, वैसे मैंने तुम्हारी ईमानदारी के कई किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि तलाशी के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। अब तो धमाका सिंह के देवता तो कूच किए ही, पैरों तले से जमीन भी खिसक गई। उसने बहुत सोच समझकर इस डकैती की योजना बनाई थी। अगर उसके घर की तलाशी हुई तो इस डकैती के साथ साथ कई पुरानी चोरियों का माल भी बरामद हो जाएगा। वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ज़्यादा सोचने विचारने का वक्त न था। धमाका सिंह ने धमाके से सोचा और धमाक से डीआईजी साहब के चरणों में लौट गया। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो भी सज़ा देंगे मैं कबूल करूँगा, जो भी जुर्माना लगाएंगे मैं भरूँगा। डीआईजी साहब ने आंख बंद कर मन ही मन उसकी हालत का आनंद लिया। फिर बोले, पहले तुम इस नाई के बच्चे को इसकी दुकान तक छोड़ाओ, फिर इत्मीनान से सोचता हूँ कि क्या करना है। मरता क्या न करता। धमाका सिंह झुल्लन उस्ताद को जीप में बिठाकर वापस छोड़ने चल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला कि लूट का माल मेरे घर पर है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया। सरकार, आप ही तो दावा करते थे कि इस शहर में हर छोटा बड़ा जुर्म होने से पहले आपकी इजाज़त मांगता है। आपने एक जंजीर और 2 अंगूठी भी मेरे यहाँ से बरामद करवा दी थी। इससे मुझे लगा कि इस डकैती ने भी पड़ने से पहले आपकी इजाज़त ज़रूर ली होगी। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था जो निशाने पर जा लगा, झुल्लन उस्ताद ने हंसते हुए बताया। धमाका सिंह का खून खौल उठा। वह दांत भींचकर गुर्राया। आज तो तू बच गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे सरकार, गुस्सा थूकिए, क्यों बेकार में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझसे समझौता कर लीजिए, मैं पहले की ही तरह आपकी सेवा करता रहूँगा, झुल्लन उस्ताद ने समझाया। समझौता? और तुझसे? धमाका सिंह ने नफरत से नाक फुलाई। झुल्लन उस्ताद की दुकान आ गई थी। उन्हें उतार कर वह बल खाता हुआ वापस लौट पड़ा। पूरा किस्सा सुन गप्पू ने समझाया। उस्ताद, अब बहुत हो चुका, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। इस नाटक का खात्मा कीजिए, वरना किसी दिन चोट खा जाएंगे। बात सही थी। झुल्लन उस्ताद सोच में पड़ गए। 2 दिन शांति से बीते। तीसरे दिन सुबह सुबह धमाका सिंह फिर आ धमका। झुल्लन उस्ताद ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे पिछली सारी बातें भूल गए हों। गप्पू दौड़कर पान का बीड़ा लगवा लाया। पान खाते खाते धमाका सिंह मालिश करवाने लगा। बीच बीच में वो पिच पिच करके कुर्सी के समीप थूकता भी जा रहा था। सरकार, आज मूछें कुछ बिखरी बिखरी सी हैं, कहिए तो तराश दूं, झुल्लन उस्ताद ने आज्ञा मांगी। धमाका सिंह की इजाज़त मिलते ही उन्होंने कैंची लपलपा कर एक तरफ की मूछें तराश दी। फिर कैंची लपलपाते हुए दूसरी तरफ की मूछें तराशने आगे बढ़े। अचानक पान की पीक पर
पैर पड़ जाने से वे फिसल गए। इससे पहले कि वे संभल पाते, उनकी लपलपा रही कैंची वाला हाथ धमाका सिंह की मूंछों पर पड़ गया। अगले ही पल उधर की आधी से ज्यादा गर्राबीदार मूंछ रावण के सिर की तरह दूर जा गिरी। अरे हरामखोर, ये क्या किया? धमाका सिंह पागल हाथी की भांति धमक उठा। सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है, पान की पीक पर पांव रपट गया था। झुल्लन उस्ताद उसके पैर पकड़कर रो पड़े। फर्श पर पान थूकने की गलती धमाका सिंह की थी, इसलिए वह ज्यादा तूफान नहीं खड़ा कर पाया। थोड़ी उछल कूद के बाद जब उसका पारा शांत हुआ तो एक तरफ की शहीद हुई मूंछों पर हाथ रखते हुए बोला, इन मूंछों की वजह से ही मेरा रोब दाब था। अब इन सिंगल विकेट की मूंछों को लेकर थाने कैसे जाऊंगा? हुजूर, आप चिंता मत करिए, दूसरी तरफ की मूंछ तराश कर आपको बिल्कुल नई छवि प्रदान कर दूंगा। अगर बिल्कुल हीरो माफिक नजर नहीं आए तो 100 जूते मारिएगा। और कोई विकल्प न था। धमाका सिंह को दूसरी तरफ की मूंछें भी छोटी करवानी पड़ी। उनके जाते ही गप्पू फुसफुसाया, उस्ताद, अब बाकी का काम भी फटाफट कर डालिए। तेरी आवाज़ पतली है, इसलिए बाकी का काम तू कर। झुल्लन उस्ताद ने समझाया, ठीक है, इस धमाके के ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोक देते हैं, गप्पू ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। लंबे कदम भरते हुए वह एक पीसीओ पर पहुंचा और धमाका सिंह के घर का नंबर मिला दिया। इससे पहले कि उधर से धमाका सिंह की बीवी कुछ बोल पाती, वो अपनी आवाज़ को भरसक महीन बनाते हुए बोला, धमाका डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि आज सुबह सुबह मूछें छोटी कराकर मेरे पास आ जाओगे, लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? जल्दी आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ। वैसे डार्लिंग, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मूछें छोटी नहीं कराई तो मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी लंबी मूछें जब नाक में गड़ती हैं तो मुझे छींक आ जाती है। अरे करमजली, नासपीटी, चुड़ैल, छिनाल, तू अपना नाम तो बता, फिर तेरी सारी छींकें आज मैं ठीक करती हूँ। धमाका सिंह की पत्नी ने एक सांस में ढेरों गालियां दे डाली। हाय दीदी, फोन पर आप हैं? मैं समझी थी कि धमाका डार्लिंग है। दीदी के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। धमाका सिंह की पत्नी पूरी शक्ति से दहाड़ी। गप्पू का काम हो गया था। फोन काट वह मुस्कुराते हुए दुकान पर लौट आया। उड़ते उड़ते खबर मिली कि थोड़ी ही देर में धमाका सिंह की पत्नी दनदनाते हुए थाने पहुंची। धमाका सिंह की कटी हुई मूछें देख उन्होंने धमक धमक कर वो धमक मचाई कि धमाका सिंह की धमक और चमक सब उतर गई। वह लाख सफाई देता रहा, लेकिन थाने के भीतर थानेदारनी के सामने उसकी थानेदारी नहीं चली। मातहत मंद मंद मुस्कुराते रहे और बिफरी हुई शेरनी के सामने धमाका सिंह भीगी बिल्ली बने रहे। मूछें गई, धमक गई, इज्जत गई और विश्वास गया। तब जाकर धमाका सिंह को विश्वास हुआ कि झुल्लन उस्ताद के आगे उनकी उस्तादी नहीं चलने वाली। वो दिन है और आज का दिन। उसने भूल कर भी झुल्लन उस्ताद की दुकान की ओर रुख नहीं किया। हाँ, अगर वो आप में से किसी को तंग करता हो तो झुल्लन उस्ताद से अवश्य मिल लीजिएगा। उनके पास धमाका सिंह जैसों की धमक उतारने के लिए एक से बढ़कर एक फॉर्मूले मौजूद हैं। यह थी संजीव जायसवाल जी की लिखी हुई एक रोचक रोमांचक कहानी, जो इंद्रप्रस्थ भारती के अप्रैल अंक में प्रकाशित हुई थी। हिंदी अकादमी दिल्ली और इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका को धन्यवाद के साथ आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।